विवेक जी से पूछना चाहिए कि भाई विवेक जी, आपका नाती पोता भतीजा बेटा कोई नीट की परीक्षा सीबीएसई की परीक्षा दे रहा था कि नहीं दे रहा था, या सब संघ की शाखा में लगे हुए हैं, या सब संघ की शाखा में लगे हुए हैं? आप लोग किस तरह की बात करते हैं? जो आदमी सामने बैठता है उसको आप लोग विपक्ष का आदमी मान लेते हैं। अगर हम प्रधान, अच्छा किस पर सवाल उठाएं? सरकार में आपकी पार्टी है, सवाल पूछेंगे क्या? सरकार परीक्षाएं हुई, सब वाटप। अरे लेकिन 15 साल, अरे 12 साल से तो आप हो ना महाराज, 12 साल से तो आप सवाल न पूछेंगे। आप बताओ उनको, आप देश की क्या चीज ये बनने से पहले कौन सी परीक्षा आपके प्रदेश में होती थी जो फुल प्रूफ होती थी? किसमें धांधली नहीं हुई है? सीखे जाकर शरीफ रेलवे भर्ती बोर्ड का कबाला करके गए थे कि नहीं गए थे? उस समय मतलब आप भी करेंगे, मतलब आप भी करेंगे, मतलब आपकी पार्टी भी करेगी 12 साल तक? पार्टी नहीं कर रही, पार्टी ऐसे करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कौन सी कार्रवाई हुई? आपने नियोजित अपराधियों को कहां पकड़ा अब तक? आप वो छोटे मोटे मॉड्यूल्स को पकड़ रहे हैं। कोई एजेंसी है क्या जांच करने के लिए? कौन जांच करेगा सीबीआई के अलावा? अरे आपको सेना लगानी पड़ रही है महाराज, आपके पास पैरामिलिट्री से फोर्स से बड़ी फोर्स थी क्या आपके पास? आप बताएं जिसमें आप खुश हो, कहीं होमगार्ड लगा दे कल से। नहीं, मेरे लगाने से क्यों लगाएंगे आप? हमारी तो बस इतनी मांग है, हमारा सवाल तो भी आपको दर्द है, नहीं दर्द वर्द नहीं है, आपको दर्द है, ये दर्द वर्द वाली बात नहीं क्या है आप बता दें। अरे बॉस, दर्द वाली कोई बात नहीं है। दर्द इसलिए है क्योंकि आपके दर्द की दवा क्या बताइए तो? हमारे आपके घरों के बच्चे परेशान हैं। ये सत्ता का दम अच्छा नहीं है, सरकारें बहुत रही है। अच्छा है जो आप में दिख रहा है। किस बात का? किस बात का? आप सरकार में आप हैं, फ्रस्ट्रेशन हमको होगा। सरकार बचानी आपको है, सरकार चलानी आपको, फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को क्यों होगा भाई? सरकार तो चल रही है, वोट किसने दिया है? अरे कि नहीं, हम ही लोगों जैसे लोगों के वोट से बने हो आप सत्ता में महाराज। सरकार चल रही, बताइए आप क्या? सरकार तो पश्चिम बंगाल में भी चल रही, यूपी भी चल रही, दिल्ली भी चल रही है। सरकार तो पहले भी चल रही थी, सरकार चलने की बात नहीं, परीक्षा की बात हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए सवाल हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है। बॉस आप खुश हो तो कहिए कल से होमगार्ड लगवा दे। किसमें खुश हैं आप बताइए? आपके दर्द की दवा क्या? खुश तो ये थे कि परीक्षा फुल प्रूफ होती, नहीं हुई अब तक। नहीं हुई तो उस पर कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई, अरे ये तो इस्तीफा दिलवाइए ना। अरे क्या बात हो गई? दूसरी पार्टी की सरकार रहेगी तो इस्तीफा दे, और आपकी पार्टी की सरकार रहेगी तो आप कहेंगे हम तो अच्छा कर रहे हैं। इस्तीफा दिलवाइए धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफा दिलवाइए शिक्षा सेक्रेटरी का, इसलिए मांगते थे इस्तीफा दिलवाइए ना धर्मेंद्र प्रधान का। पुराने भ्रष्टाचारों में सरकारें इन्वॉल्व थी, 12 साल तक वही सरकारों का असर चल रहा है। तो हमने तो जनता ने उन सरकारों को उखाड़ के फेंक तो दिया। विवेक जी, आप भी तो, आपको भी सरकार ने जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। आज अगर रात को 12 बजे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू डिसाइड कर ले कि अब हमको भाजपा के साथ नहीं रहना है, काकरोच सड़कों पे आ गए जिनको आपके सीजीआई कह रहे थे, आप अपनी तो कल आप सरकार नहीं बना पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे आप अपनी प्रेरणा से उनको अवगत कराइए। कौन आपको रोक रहा है? हमने रोका क्या? लेकिन आप लोग गलती नहीं मानेंगे, आप लोग नहीं मानेंगे कि परीक्षा गलत हुई, आप लोग नहीं मानेंगे कि आपकी सरकार में चूक हुई, आप लोग नहीं मानेंगे। अरे कार्रवाई नहीं मानना भी कुछ होता है महाराज। अरे कार्रवाई तो सब करेंगे, सब करते रहे कार्रवाई। आपका कोई नेतृत्व, सुनिए तो लीजिए, आपका कोई नेतृत्व सामने आकर के ये कहने का आत्मबल क्यों नहीं दिखा रहा है कि आज के बाद ये कभी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कहता हुआ कोई आदमी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? इतने कानून बनने के बाद पास्को एक्ट में अपराध रुक गए क्या? इतने कड़े प्रावधान करने के बाद हम ही ने इस पे कानून बनाया, 10 साल की कैद बामशक्कत 1 करोड़ रुपए जुर्माना। इसके पहले भी किसी सरकार ने इस तरह के पेपर लीक में कोई कानून बनाया था क्या? अरे पेपर लीक में क्या पहले कानून नहीं थे क्या? थे क्या? नहीं थे क्या? 10 साल की सजा थी क्या? 1 करोड़ की सजा रही होगी महाराज। 100 पेपर लीक तो एक साथ कंटिन्यूअस नहीं हो गए ना महाराज। कौन से पेपर लीक रहे हुए? कहाँ नहीं? अरे पर अरे भाई यही तो बात थी, यूर पार्टी विद डिफरेंट। अरे एनटीए की गठन, आप अलग पार्टी थे भाई, आप अलग पार्टी थे, आपको 12 साल नहीं इंतजार करना था। क्या नहीं इंतजार करना था 12 साल?
आप अलग पार्टी थे, आपको तुरंत परफॉर्म करना था देश के लिए। आप भी क्या सुनिए, आप ही की सरकार कहती थी कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, आज रुपया गिर रहा है तो कह रहे हैं कि अमेरिका में पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है। तो ये वाला जवाब उचित नहीं है ना, ये तो केवल पॉलिसी चेंज हो रही सबको मालूम है, इसको कौन सी नई बात बता रहे हैं? नहीं तो फिर मोदी जी ने क्यों कहा था मनमोहन सिंह के जमाने में कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, और आप जब से सरकार में आए हैं तब से डॉलर 58 रुपए से बढ़कर 96 रुपए हो गया, और आप कह रहे अब साख नहीं गिरती है। तैयारी के साथ जवाब देते तो अच्छा लगता है कि सरकार कर रही है, क्या किया है, क्या होने जा रहा है, अगली बार आप नहीं होगा, इस तरीके की बातें आपके प्रवक्ता हैं, आप अगर कहते तो जरा अच्छा लगता देश को। आप बजाय इसके पिछली सरकारों में कमी निकाल रहे हैं, पिछली व्यवस्थाओं में कमी निकाल रहे हैं, वो तो अपनी कारगुजारी करके गए और उनको जनता सजा भी दे दी, पर आप अगर करेंगे तो जनता आपको भी सजा देगी, आपको बख्शेगी। सरकार जब स्वयं इसके लिए गंभीर है, स्वयं कह रहे सरकार कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, वायुसेना लगाई जा रही है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इससे ज्यादा तत्परता सरकार क्या दिखाएगी? अब आप क्या चाहते हो, होमगार्ड को दे दिया जाए, उसमें भी नहीं खुश हैं आप? तो अगर उच्च तकनीक ली जा रही, उच्च सेवा ली जा रही तो भी आपको दिक्कत है, नहीं ले जा रही तो भी आपको दिक्कत है। नहीं भाई, आप फेलियर पर एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत है। फेलियर पर एक्शन लेते फिर मेजर्स करते, कोई दिक्कत नहीं। क्या गिरफ्तारी कर रही है? अच्छा विवेक जी रुक जाइए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव लगवाएंगे। फांसी तो लड़का वो कोटा में फांसी दे गया, फांसी वो उत्तर प्रदेश के उस शहर का लड़का फांसी लगा गया, आप उसको क्यों फांसी लगाएंगे जो आरोपी होगा इस मामले का? फांसी तो निरी कोटा में तैयारी कर रहे, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे, दिल्ली में तैयारी कर रहे, बच्चे फांसी लगाएंगे। नहीं करना चाहिए आत्महत्या को। आप लोग अरे लीजिए, आप कह रहे हैं फांसी पर लटका दें, अरे आपको कहना चाहिए कि बिल्कुल इस तरह का काम करने वालों को सरकार जो सजा देगी। भाई जो कानून में प्रावधान है विद्यार्थी जी, मैं वही तो बोलूंगा, इसके पहले कहाँ सजा का प्रावधान था? 10 साल की सजा का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, संसद में कानून बना के किया। इसके पहले किस सरकार ने इसमें गंभीरता से काम किया था? अरे भाई 1 करोड़ वालों को पकड़ो भी तो आप पकड़ रहे हो, उनकी हैसियत 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख से ज्यादा की नहीं है, और वो ऑफेंडर हैं, रेगुलर वही काम कर रहे हैं, पिछली भी परीक्षाओं में किया फिर कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन और एक्शन में कमी है। पकड़े गए एक घर से 10-10 बार 5-5 बार रेगुलर नीट में सेलेक्ट हुए लोग आ रहे हैं देश में, जो इस पे कार्रवाई करे। सीबीआई ने राज्य की पुलिसों से एक्सक्लूसिव आज तक कुछ निकाल के दे दिया हो तो वो भी इतिहास बता दीजिएगा। मामला जानता हूं मैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या राज्य। मैं अवनीश जी को जानता हूं, गंभीर पत्रकार रहे हैं, देश के तमाम सर्वश्रेष्ठ मीडिया चैनलों में काम कर चुके हैं, इसलिए मैं जानता हूं। मेरे साथ मनोज, छात्रों का मामला है विवेक जी, इसमें समझौता नहीं है। बाकी राजनीतिक मामलों में सब बातें चल जाती ऊपर नीचे, छात्रों के मामले में नहीं। प्रतियोगी छात्रों के मामले में सरकार गंभीर है। मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, सरकार का स्टैंड क्लियर है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी जुड़ गए हैं। अवनीश जी, 2 खबरें। अभी तक तो कॉकरोच जनता पार्टी की बात होती थी कि इंस्टाग्राम पे है, और विपक्ष को लोग आवाज उठा रहे थे कि पेपर लीक पे कब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज प्रयागराज में 2000 छात्र सड़कों पर उतरे पेपर लीक के खिलाफ। उसमें से कई छात्रों ने मीडिया इंटरव्यू में खुद को कॉकरोच कहा और ये ऐलान किया कि हम 12 जून को आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये जो सोशल मीडिया से उतर के कॉकरोच अब सड़क पे आने लगा है युवा के रूप में। आपने 2 दशक से ज्यादा पत्रकारिता की है लखनऊ, हर मुद्दे आपने देखे हैं, पूरा प्रदेश आपने कवर किया है, और प्रयागराज से जब इस तरह से छात्र अगर इकट्ठा होना शुरू होंगे तो लग नहीं रहा कि ये आंदोलन अब बड़ा होने जा रहा है। और कॉकरोच अब वास्तव में कॉकरोच जो है, जिसको आप बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम वाले सड़क पे कहाँ उतरेंगे, बाकायदे उन्होंने मीडिया बाइट्स दी है। क्या लग रहा है आपको अवनीश जी? नहीं देखिए, अगर ना निकलते तो मुझे थोड़ी हैरानी होती, अब निकल रहे हैं तो मुझे कोई बहुत हैरानी नहीं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आपको इससे पहले याद होगा बिहार में जब रेलवे का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, एसएससी का प्रश्न पत्र जब लीक हुआ था, तब भी छात्र सड़क पर उतरे थे, प्रदर्शन किया था, अपनी मांगें सामने रखी थी। और भर्ती परीक्षाओं में भी जब कई तरह के मुद्दे आए तब भी लोग सड़कों पर उतरे। अब ये इतना बड़ा मुद्दा है, नीट का हो चाहे सीबीएसई का मामला हो, बैक टू बैक अगर चैलेंज मिल रहा है
तो जाहिर सी बात है कि लोग उतरेंगे, और अपने भविष्य के लिए नहीं उतरेंगे तो क्या दूसरों के भविष्य के लिए उतरेंगे? तो मैं इसको बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानता हूं। मैं तो अगर ये नहीं उतरते सड़क पर तो मुझे थोड़ी हैरानी होती, पर अब जब सड़क पर उतरे हैं, मांगे सामने रख रहे हैं, देखिए एक दबाव तो सरकार पर है। अगर सरकार पर इस पूरे बात प्रकरण को लेकर के दबाव नहीं होता तो आप और मैं जानते हैं कि सरकार सेना के इस्तेमाल की चर्चा भी नहीं करना चाहती। उसका इस्तेमाल करने की बात कहना, और इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान का आकर के ये कहना कि भाई नीट के प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विमानों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाएंगे। देखिए ये दो अलग अलग कहानियां हैं। मतलब एक कहानी ये है कि 2 बार गड़बड़ियां हुई हैं बैक टू बैक आपके सामने, एकदम जो एक अंकुरित पौधा है ना उसके प्लांट होने वाली अवस्था में 12वीं का छात्र, यानी 12वीं और 12वीं के बाद का छात्र अपने घर से, अपने इलाके से, अपने कस्बे से निकलकर कोचिंग सेंटर से लेकर के यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, तमाम सारे आगे की जगहों पर धीरे धीरे या विश्वविद्यालयों में उसको जो है रोपित किया जाता है। एक वो परिस्थिति है। तो ऐसे में उसको वहीं पर जो है आपने डेंट करने की कोशिश की है, उस पर एक तरीके से क्या है उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है। और दूसरी तरफ वो परिस्थिति है जहां पर सरकार को ये मेजर लेना ही है। मतलब 2 बार आप फेल हो चुके हैं भाई, आपका तंत्र फेल हो चुका है, आपकी मशीनरी फेल हो चुकी है। अंततः आपके पास कोई मतलब देश में यूपीएससी और सेना जो डिफेंस जो एग्जाम्स होते हैं उनको छोड़ के कोई एग्जाम इस वक्त बचे ही नहीं है जिनके ऊपर ये कलंक न लग चुका। देश की हर परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा इस तरीके के जो है आक्षेप से आक्षेपित है, लेकिन केवल और केवल यूपीएससी और डिफेंस की परीक्षाएं। तो अब मजबूरी में अब यूपीएससी से तो आप कराएंगे नहीं नीट और सीबीएसई की परीक्षा, तो जाहिर सी बात है कि सेना को उसमें एक रोल देने की कोशिश हुई, क्योंकि ये अब तक नहीं तय कर पा रहे हैं, ये अब तक उस जगह को एजेंसीज भी नहीं फाइंड आउट कर पा रही है कि आखिर ये गड़बड़ी हो क्यों रही है, हुई क्यों है और बार बार क्यों हो रही है। आप समझिए ना, नीट के प्रश्न पत्रों के लिए क्या दिक्कत हुई। नीट के प्रश्न पत्र में सबसे मजेदार बात क्या थी कि छात्र ये कह रहे थे कि इसमें गड़बड़ है और सरकार ये मान नहीं रही थी कि इसमें गड़बड़ है, और ये नूरा कुश्ती चली है। जब सारी चीजें मतलब ये वैसे हो गया कि हम आपको प्रूव कर रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे गड़बड़ हुआ है, तब जाकर के आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है भाई ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन बहुत अड़ी हुई थी, गड़बड़ी हुई नहीं है। अमनीश भाई 2024 में तो आप एक नेशनल चैनल के साथ थे, और याद होगा पुलिस भर्ती परीक्षा जब शुरू हुई 17 फरवरी 18 फरवरी 2024 को, पहली पाली का एग्जाम खत्म नहीं हुआ उसके पहले ही व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर तैरने लगे थे, और आप लोग के पास तो सबसे पहले आए होंगे। इस सरकार ने तो डिनाई कर दिया था कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और बाद में हर जिला मुख्यालय पे जब 40,000 50,000 छात्र, और मैं खुद गया था इको गार्डन, इंटर मतलब वो हर उम्र के छात्र थे पुलिस भर्ती परीक्षा में, क्योंकि 6 साल बाद परीक्षा निकली थी। और वो 3 दिन के बाद तो मोदी जी हिल गए, उन्होंने योगी जी को कहा, योगी जी ने ये सरकार कभी मानती कहा अपनी गलती, वो तो जब दबाव पड़ता तब मानती है। अब तो मोदी जी के जुरिडिक्शन में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी पोल खुल रही है ना भाई। अब तो छोड़िए, अभी योगी जी की परीक्षा तो जब अभी आएगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो पुलिस भर्ती की बड़ी परीक्षा हो रही है, उनके लिए एक बड़ा सेमीफाइनल होगा। लेकिन उसके पहले भाई प्रधानमंत्री इस पर आप तो खुद निगरानी कर रहे हैं, खुद कोर्ट में जो है एसजी बता रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं नीट की परीक्षा की। अब जब नीट की परीक्षा और सीबीएसई दोनों बैक टू बैक, यही काम रह गया अमनीश जी कि प्रधानमंत्री नीट की परीक्षा को मॉनिटर करे। तो एक बात बताइए, देश का गृह मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री, देश का वन मंत्री, देश का कोई और मंत्री, फलाना मंत्री, ठिकाना मंत्री, वार्ड का पन्ना प्रमुख बन के अगर बंगाल में चुनाव लड़ाएगा तो देश में नीट और सीबीएसई की परीक्षा कौन कराएगा? सेना को तो करानी पड़ेगी ना। इसमें क्या समझने वाली बात? ये तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई जब आप चुनाव एक राज्य जीतने के लिए अपनी पूरी 1.5 महीने 2 महीने का पूरा टाइम टेबल डाइवर्ट कर रहे हैं तो कहीं और गड़बड़ी होगी, ये स्वाभाविक बात है। संतुलन है व्यवस्था का। अगर आपका काम दिल्ली में बैठ के सरकार चलाना था तो चुनाव के लिए थोड़ा बहुत समय समझ में आता है। आप जाके 15 दिन वहीं कैंप करेंगे, आप एलानिया कह रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस हम सब परीक्षा में लगा देंगे, कहीं गड़बड़ी, एक छात्र का भविष्य नहीं खराब करने देंगे। लेकिन आपने इसलिए लगाया क्योंकि आपको एक राज्य जीतना।
तो आपने राज्य जीतने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी और अब परीक्षा कराने के लिए सेना लगानी पड़ रही है। आपको तय करना है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए क्या होता है, क्यों व्यवस्थाओं को आरोप में लिया जाता है, क्यों सरकारें लंबा चलने के बाद अचानक डिरेल होने लगती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य उनका पतन क्यों होने लगता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो जो कदम उठा रहे हैं इसी से तो हमारा विस्तार हो रहा है, इसी से तो हमारा साम्राज्य बढ़ रहा है। अब जब बढ़ रहा है तो हम गलत नहीं है, और जब आपको पॉइंट आउट किया जाए तो आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं, आपने सवाल उठा दिया, आप हमारे समर्थक नहीं है। अरे व्यवस्था पर सवाल उठाना कब से देशद्रोह हो गया? व्यवस्था पर सवाल उठाना कब से राष्ट्रद्रोह हो गया? और मैं एक और बात कहता हूं, मेरी आपत्ति है इस पर, देश में जो भी व्यक्ति जिस भी जगह काम करेगा, वो चाहे सेना होगी, चाहे जुडिशरी होगी, चाहे वो पुलिस होगी, चाहे वो सरकार होगी, सत्ता होगा, विपक्ष होगा, सब पर सवाल उठाने का अधिकार नागरिक को है भाई। किस पर सवाल उठाने का अधिकार नागरिक को नहीं है? ये भ्रम लोकतंत्र में कम से कम किसी को नहीं होना चाहिए कि भाई उस जगह बैठ गए हैं या ये वाला काम मैं करता हूं या मैं सैनिक हूं सेना पर। अरे भाई साहब, अब कहते हैं ना कि आदमी की ये मर्यादा है, जब तक एक दूसरे की मर्यादा जब तक बनी हुई, वो मर्यादा को पार करने का मौका मत दीजिए। अभी सेना परीक्षा देख रही है, फिर भी परीक्षा अगर लीक हो जाए तब क्या करिएगा? तब तो आपको सेना की भी आलोचना करनी पड़ेगी। अभी सेना की आलोचना नेपाल के अंदर हो रही है, वहां एनएचआरसी की रिपोर्ट आई है, पिछले साल जो जेनजी के दंगों में वहां पर सारी चीजें हुई थी, सेना ने रिएक्ट करने में देरी की, 75 लोगों की जान चली गई। अब जब एनएचआरसी की रिपोर्ट आ रही है तो उनके वर्तमान 17 सांसद और सेना के अधिकारियों को वहां एनएचआरसी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, और इसीलिए कटघरे में खड़ा किया है कि भाई आपको जब आपकी मदद की जरूरत थी, आप किसके आदेश का इंतजार कर रहे थे? आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? आपने 75 लोगों को मर जाने दिया। वैसे ही यहां पर स्थिति है कि आपको ये बात तय करनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी गिरता हुआ रुपया है कि नहीं है? आपकी प्रायोरिटी बढ़ती हुई महंगाई है कि नहीं है? आपकी प्रायोरिटी बेरोजगारी है कि नहीं है? आपकी प्रायोरिटी ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या युवाओं से जुड़ी हुई परीक्षाएं, इनकी सूचिता है कि नहीं है? ये आपको तय करना है। और आप देखिएगा, अगर ये आपकी प्राथमिकता में नहीं आएगा तो जो प्राथमिकता में आपके है ना, उसको प्राथमिकता में रखने लायक आप नहीं बचे। अब ये मनीष जी आपने सुना, अवनीश जी मतलब 2 दशक से ज्यादा उन्होंने पत्रकारिता की और अभी भी आंख में आंख डाल के सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। विवेक जी की सरकार को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप बताइए जो इन्होंने क्या क्या गलत कहा कि भाई 15 दिन तक होम मिनिस्टर क्यों वहां पे कलकत्ता में बेस्ड हो गए थे? इतना जरूरी था बंगाल जीतना कि देश के भविष्य के साथ मजाक हो? नहीं, आप जीत लीजिए, लेकिन फिर ये होना नहीं चाहिए था, फिर ये होना नहीं चाहिए था। और अब जब हुआ है तो सवाल उसी पर हुआ। बोलिए मनीष। इसको आप ऐसे समझिए कि बेसिकली एक सेना ही अब बची हुई है, एक सेना ही अब बची हुई है जिसको एक्सपोज होना जरूरी है। मैंने बीजेपी को लग रहा है अब उसको घरेलू कार्रवाइयों में इन्वॉल्व किया जाएगा। मैंने देश के अंदर जहां भी इस तरह की चीजें होंगी, जैसे देखिए ना आप, अभी सत्ता के जितने संस्थान हैं, वो चुनाव आयोग हो, जुडिशरी हो, सीबीआई हो या ईडी हो, नौकरशाही हो, केंद्रीय बल हो, पुलिस तंत्र हो, सबको तो इस्तेमाल कर लिया। अब बेसिकली धीरे धीरे, जिसे आप देखिए, आज ध्यान दीजिए ना, 2019 में पुलवामा के माध्यम से आप देखिएगा कि वो संकट को हल किया, और अभी ये जो संकट में फंस गए हैं, इसका जवाब देने के बजाय उसका सिस्टम में जो है बहुत सारे जो बिचौलिए हैं, बहुत सारे जो ठेकेदार हैं, बहुत सारे निजी क्षेत्र के लोग हैं, उनके माध्यम से ये एग्जाम हुआ। अभी इस पे सवाल उठ रहे हैं कि तेलंगाना में जो बोर्ड की परीक्षा थी उसमें बड़ी गड़बड़ी जिस कंपनी ने करवाई थी, उसी को यहाँ जिम्मा दिया गया था। ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जिनको दिया गया था। सिस्टम में फेल्योर है कि जो एनटीए है वो एक संसद द्वारा पारित कानून के मातहत नहीं है। वो एक उसकी कोई इस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो एक तरह से कार्यपालिका के कंट्रोल में है, और कार्यपालिका कंट्रोल है मतलब धर्मेंद्र प्रधान की कोई हैसियत नहीं है। कार्यपालिका कंट्रोल मतलब मोदी का कंट्रोल है। तो अब मान लीजिए ये अब उन्होंने एक ये किया, जिसे मोदी क्या करते हैं, जिसे पूरे इस मसले पर आपने देखा होगा मोदी जी की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। यानी मोदी को एक कोशिश उनकी होती है कि मोदी एक बाहरी है,
अभी सब मंत्री प्रयास कर रहे हैं, जब नहीं संभलेगा तो मोदी जी की एंट्री होगी सिंघम की तरह। तो अदालत में बोला गया है कि अब वो व्यक्तिगत निगरानी करेंगे, जिससे लग रहा है कि अभी तक वो निगरानी नहीं कर रहे हैं, अब वो व्यक्तिगत निगरानी करेंगे। भाई सरकार में, इस सरकार में मंत्री की क्या हैसियत है? बहुत सारे मंत्रियों को तो लोग जानते भी नहीं है, वन मैन शो है या टू मैन शो है। लेकिन ये अभी देखिए कोशिश होती है कि जैसे इस पूरे गड़बड़ी से जो 100 परीक्षाएं 10 साल में कम से कम लीक हुई हैं, इस पूरे गड़बड़ी से मोदी जी का कोई रिश्ता नहीं, उस मंत्रालय से रिश्ता है। आप टारगेट करिए। मेरा यहां विपक्ष से भी कहना है कि ये दौर बदल गया है, अभी धर्मेंद्र प्रधान पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? किसी और दौर में मान लीजिए जब मोदी ब्रांड बिक रहा था, जब राष्ट्रवाद का चरम पे था, आज तो ट्रंप साहब ने पोस्टमार्टम कर दिया है राष्ट्रवाद का। जब हिंदुत्व तो अपने चरम पर था, उसको यूपी ने ढहा दिया है। तो आज हम अभी एक दौर में सोच सकते हैं कि बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, अभी उनको टारगेट न किया जाए। आज के दौर में जब सब चौतरफा अपनी कार्रवाइयों से, अपने पहलकदमियों से सारा बुखार उतर गया है, उस समय हम धर्मेंद्र प्रधान को क्यों कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बकरा बनाया जा रहा है? उसके सेंटर पे तो मोदी जी है ना। विपक्ष को अभी के दौर में तो मोदी जी को सेंटर करना चाहिए। सारा ये सिस्टम जो चल रहा मंत्रिमंडल का, उसमें कहां है धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान कोई है नहीं। और मोदी सरकार के रिजीम में 10 साल में 100 परीक्षाएं लीक हुई हैं। तो आज के दौर में हम अगर टारगेट वहां नहीं करेंगे तो यहां भी एक फिसलन है, विपक्ष के स्तर पे भी एक फिसलन। विपक्ष को इस समय टारगेट तो वहां करना चाहिए जब चौतरफा जो उनका ऑरा था वो सब एक्सपोज हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि ये एक गड़बड़ी इसमें दिख रही है कि ये जो है, ये मोदी के रहते कोई परीक्षा बिना लीक हुए आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मोदी के रहते हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिकी गुलामी में जाएगी। मोदी के रहते बेरोजगारी अपने देश में चरम पर आएगी। मोदी के रहते हमारी जो विदेश, हमारी स्वायत्तता है देश की, वो खतरे में है। तो आज तो सवाल तो वहां जाना चाहिए ना, 100 परीक्षाएं फेल हुई हैं, क्या इसके लिए केवल धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं? ये सवाल है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज एक जरूरत है कि ये इस क्राइसिस का सोर्स, जो सेंटर सोर्स है, वो तो मोदी है ना। ये जो एक ग्रैंड क्राइसिस जो भारत के सामने अर्थव्यवस्था के लेवल पे, विदेश नीति के लेवल पे, परीक्षाओं के लीक के लेवल पे, बेरोजगारी के लेवल पे, महंगाई के लेवल पे, रुपए के गिरने के लेवल पे, उसका स्रोत कौन है? बुनियादी स्रोत कौन है? उसका बुनियादी स्रोत मोदी है। और इसलिए अभी ये समय था कि विपक्ष को सीधे एक आक्रामक अटैक की तरफ बढ़ना चाहिए था, जो अभी नहीं बढ़ रहा है। मुझको ये चिंता है। जी विवेक जी, आपने सारी बातें सुनी, अवनीश विद्यार्थी की भी सुनी, मनीष जी की सुनी, और ये तो मोदी जी को दोषी ठहरा दे रहा है कि जब तक मोदी जी रहेंगे इन समस्याओं से कोई निजात नहीं मिलेगी, ना महंगाई से निजात मिलेगी, ना पेपर लीक से मिलेगी, ना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और अवनीश जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए, अमित शाह 15 दिन तक वहां बैठ गए, पूरी सरकार वहां बैठ गई, और उसका पेपर लीक हो गया, और दो मतलब तमाम तरह की परीक्षाएं लीक हुई है। क्या कहना है आपका विवेक जी? देखिए, मैं दोनों लोगों को सुन रहा था। किसी की मोदी से नाराजगी है, किसी को अमित शाह जी के पश्चिम बंगाल में 15 दिन कैंप करने से नाराजगी। अरे अवनीश विद्यार्थी ने कोई गलत बात बताई तो बताइए ना। 15 दिन तक होम मिनिस्टर वहां क्या कर रहे थे भाई? अब आप मुझे बोलने दीजिए, अगर मुझे सुनना चाहते हैं, मुझसे जवाब चाहते हैं। नहीं, बोलिए ना, जवाब दीजिए आप। गाली दिलवाने मजा आ रहा तो फिर बैठ के दिलवाते रहिए सबसे। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैं बोल ही रहा था तब जब आपने टोका है। देखिए आलोक जी, किसी को मोदी से दिक्कत है, उनकी दिक्कत जायज, उनको होती रहनी चाहिए। मोदी उनकी कृपा से तो देश के प्रधानमंत्री है नहीं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से है। आपकी हैसियत तो हटा के दिखा दीजिए। एक जवाब। दूसरा जवाब, 15 दिन क्यों बैठे रहे पश्चिम बंगाल में? आज पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री को इसलिए बैठना पड़ा कि वहाँ देश का अस्तित्व संकट में था। जिस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट घुसपैठियों के दम पे सरकार बनाने पे आमादा थी, जिस तरह से वहाँ पे बहुसंख्यक समाज का जीवन दूभर हो रहा था, राष्ट्र की अस्मिता तार तार हो रही थी, उस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए स्वयं गृह मंत्री को वहाँ
मौके पर उतरना पड़ा। आज पश्चिम बंगाल बच गया, जो स्थिति थी पश्चिम बंगाल की, और ये सारी चीजें वहां पब्लिक डोमेन में आपको निकल के आ रही, दिख रहा है आपको। अब इन लोगों को निराशा ये कि साहब पश्चिम बंगाल ही तो सोचे थे कि कभी जीतेंगे नहीं, भाजपा जैसे जीत गई। इनका फ्रस्ट्रेशन इनके वक्तव्यों में दिख रहा है, ये दिखना चाहिए, हमें इससे खुशी होती है। अरे अवनीश विद्यार्थी पत्रकार है, कोई राजनेता नहीं है सर। कोई क्यों पत्रकार वामपंथी नहीं होते क्या? आप क्या भाजपा ही पत्रकारों में गिने जाते क्या? आप भी वामपंथी पत्रकारों में गिने जाते हैं। मैं तो आपकी बात का जवाब देने इसलिए आता हूँ कि कम से कम आपको कोई हमारे यहाँ से जवाब दे दे, ठीक है? अच्छा लगता है आप लोग का फ्रस्ट्रेशन सुन करके, मुझे ये निराशा दिखनी चाहिए, यही हमको ऊर्जा देती है, यही हमको ऊर्जा देती है। विवेक जी से पूछना चाहिए कि विवेक जी, आपका नाती पोता भतीजा बेटा कोई नीट की परीक्षा सीबीएसई की परीक्षा दे रहा था कि नहीं दे रहा था? या सब संघ की शाखा में लगे हुए हैं, या सब संघ की शाखा में लगे हुए हैं? आप लोग किस तरह की बात करते हैं? जो आदमी सामने बैठता है उसको आप लोग विपक्ष का आदमी मान लेते हैं। अगर हम अच्छा किस पर सवाल उठाएं? सरकार में आपकी पार्टी है, सवाल पूछेंगे क्या? सरकार जितनी परीक्षाएं हुई सब वाटप। अरे लेकिन 15 साल, अरे 12 साल से तो आप हो ना महाराज, 12 साल से तो आप पे सवाल न पूछेंगे। जरा बताओ उनको, आप आज देश की क्या चीज ये बनने से पहले कौन सी परीक्षा आपके प्रदेश में होती थी जो फुल प्रूफ होती थी? किसमें धांधली नहीं हुई है? सीखे जाकर शरीफ रेलवे भर्ती बोर्ड का कबाड़ा करके गए थे कि नहीं गए थे? उस समय मतलब आप भी करेंगे, मतलब आप भी करेंगे, मतलब आपकी पार्टी भी करेगी 12 साल तक? पार्टी नहीं कर रही, पार्टी ऐसे करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कौन सी कार्रवाई हुई? आपने नियोजित अपराधियों को कहां पकड़ा अब तक? आप वो छोटे मोटे मॉड्यूल पकड़ रहे हैं। कोई एजेंसी है क्या जांच करने के लिए? कौन जांच करेगा सीबीआई के अलावा? अरे आपको सेना लगानी पड़ रही है महाराज, आपके पास पैरामिलिट्री से फोर्स से बड़ी फोर्स थी क्या आपके पास? आप बताएं किसमें आप, जिसमें आप खुश हो, कहीं होमगार्ड लगा दे कल से। नहीं, मेरे लगाने से क्यों लगाएंगे आप? हमारी तो बस इतनी मांग है, हमारा सवाल तो भी आपको दर्द है, नहीं दर्द वर्द नहीं है, आपको दर्द है, ये दर्द वर्द वाली बात नहीं क्या है आप बता दें। अरे बॉस, दर्द वाली कोई बात नहीं है। दर्द इसलिए है क्योंकि आपके दर्द की दवा क्या बताइए तो? हमारे आपके घरों के बच्चे परेशान हैं। ये सत्ता का दम अच्छा नहीं है, सरकारें बहुत रही है। अच्छा है जो आपने दिखा। किस बात का? किस बात का? आप सरकार में आप हैं, फ्रस्ट्रेशन हमको होगा। सरकार बचानी आपको है, सरकार चलानी आपको, फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को क्यों होगा भाई? सरकार तो चल रही है, वोट किसने दिया है? अरे कि नहीं, हम ही लोगों जैसे लोगों के वोट से बने हो आप सत्ता में महाराज। सरकार चल रही, बताइए आप क्या? सरकार तो पश्चिम बंगाल में भी चल रही, यूपी भी चल रही, दिल्ली भी चल रही है। सरकार तो पहले भी चल रही थी, सरकार चलने की बात नहीं, परीक्षा की बात हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए सवाल हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है। बॉस आप खुश हो तो कहिए कल से होमगार्ड लगवा दे। किसमें खुश हैं आप बताइए? आपके दर्द की दवा क्या? खुश तो ये थे कि परीक्षा फुल प्रूफ होती, नहीं हुई अब तक। नहीं हुई तो उस पर कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई, अरे ये तो इस्तीफा दिलवाइए ना। अरे क्या बात हो गई? दूसरी पार्टी की सरकार रहेगी तो इस्तीफा दे, और आपकी पार्टी की सरकार रहेगी तो आप कहेंगे हम तो अच्छा कर रहे हैं। इस्तीफा दिलवाइए धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफा दिलवाइए शिक्षा सेक्रेटरी का, इसलिए आप इस्तीफा दिलवाइए ना धर्मेंद्र प्रधान का। पुराने भ्रष्टाचारों में सरकारें इन्वॉल्व थी, 12 साल तक वही सरकारों का असर चल रहा है। तो हमने तो जनता ने उन सरकारों को खुआड़ के फेंक तो दिया। विवेक जी, आप भी तो, आपको भी सरकार ने जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। आज अगर रात को 12 बजे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू डिसाइड कर ले कि अब हमको भाजपा के साथ नहीं रहना है, जो कॉकरोच सड़कों पे आ गए, जिनको आपके सीजीआई कह रहे थे, आप अपनी तो कल आप सरकार नहीं बना पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे आप अपनी प्रेरणा से उनको अवगत कराइए। कौन आपको रोक रहा है? हमने रोका क्या? लेकिन आप लोग गलती नहीं मानेंगे, आप लोग नहीं मानेंगे कि परीक्षा गलत हुई, आप लोग नहीं मानेंगे कि आपकी सरकार में चूक हुई, आप लोग नहीं मानेंगे। अरे कार्रवाई नहीं मानना भी कुछ होता है महाराज। अरे कार्रवाई तो सब करेंगे, सब करते रहे कार्रवाई। आपका कोई नेतृत्व, सुनिए तो लीजिए, आपका कोई नेतृत्व सामने आकर के ये कहने का आत्मबल क्यों नहीं दिखा रहा है कि आज के बाद ये कभी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कहता हुआ कोई आदमी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? इतने कानून बनने के बाद पास्को एक्ट में अपराध रुक गए क्या?
इतने कड़े प्रावधान करने के बाद हम ही ने इस पे कानून बनाया, 10 साल की कैद बामशक्कत 1 करोड़ रुपए जुर्माना। इसके पहले भी किसी सरकार ने इस तरह के पेपर लीक में कोई कानून बनाया था क्या? अरे पेपर लीक में क्या पहले कानून नहीं थे क्या? थे क्या? नहीं थे क्या? 10 साल की सजा थी क्या? 1 करोड़ 5 साल की सजा रही होगी महाराज। 100 पेपर लीक तो एक साथ कंटिन्यूअस नहीं हो गए ना महाराज। कौन से पेपर लीक रहे हुए कहाँ नहीं? अरे पर अरे भाई यही तो बात थी। यू आर पार्टी विद डिफरेंट। अरे एनटीए की गठन आप अलग पार्टी थे भाई, आप अलग पार्टी थे। आपको 12 साल नहीं इंतजार करना था। क्या नहीं इंतजार करना था 12 साल? आप अलग पार्टी थे, आपको तुरंत परफॉर्म करना था देश के लिए। आप भी क्या सुनिए, आप ही की सरकार कहती थी कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज रुपया गिर रहा है तो कह रहे हैं कि अमेरिका में पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है। तो ये वाला जवाब उचित नहीं है ना। ये तो केवल पॉलिसी चेंज हो रही, सबको मालूम है। इसको कौन सी नई बात बता रहे हैं? नहीं तो फिर मोदी जी ने क्यों कहा था मनमोहन सिंह के जमाने में कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है? और आप जब से सरकार में आए हैं तब से डॉलर 58 रुपए से बढ़कर 96 रुपए हो गया। और आप कह रहे अब साख नहीं गिरती है। तैयारी के साथ जवाब देते तो अच्छा लगता है कि सरकार कर रही है, क्या किया है, क्या होने जा रहा है, अगली बार आप नहीं होगा। इस तरीके की बातें आपके प्रवक्ता हैं, आप अगर कहते तो जरा अच्छा लगता देश को। आप बजाय इसके पिछली सरकारों में कमी निकाल रहे हैं, पिछली व्यवस्थाओं में कमी निकाल रहे हैं। वो तो अपनी कारगुजारी करके गए और उनको जनता सजा भी दे दी। पर आप अगर करेंगे तो जनता आपको भी सजा देगी, आपको बख्शेगी नहीं। सरकार जब स्वयं इसके लिए गंभीर है, स्वयं कह रहे सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, वायुसेना लगाई जा रही है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इससे ज्यादा तत्परता सरकार क्या दिखाएगी? अब आप क्या चाहते हो, होमगार्ड को दे दिया जाए? उसमें भी नहीं खुश हैं आप। तो अगर उच्च तकनीक ली जा रही, उच्च सेवा ली जा रही तो भी आपको दिक्कत है, नहीं ले जा रही तो भी आपको दिक्कत है। नहीं भाई, आप फेलियर पर एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत है। अब कौन फेलियर पर एक्शन लेते फिर मेजर्स करते, कोई दिक्कत नहीं। क्या गिरफ्तारी कर रही क्या? अच्छा विवेक जी, लगवा दे क्या? विवेक जी रुक जाइए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फांसी आप उनको क्यों लगवाएंगे? फांसी तो लड़का वो कोटा में फांसी दे गया, फांसी वो उत्तर प्रदेश के उस शहर का लड़का फांसी लगा गया। आप उसको क्यों फांसी लगाएंगे जो आरोपी होगा इस मामले का? फांसी तो निरी कोटा में तैयारी कर रहे, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे, दिल्ली में तैयारी कर रहे बच्चे फांसी लगाएंगे। नहीं करना चाहिए आत्महत्या को। आप लोग अरे लीजिए, आप कह रहे हैं फांसी पर लटका दें। अरे आपको कहना चाहिए कि बिल्कुल इस तरह का काम करने वालों को सरकार जो सजा देगी। भाई जो कानून में प्रावधान है विद्यार्थी जी, मैं वही तो बोलूंगा। इसके पहले कहाँ सजा का प्रावधान था? 10 साल की सजा का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, संसद में कानून बना के किया। इसके पहले किस सरकार ने इसमें गंभीरता से काम किया था? अरे भाई 1 करोड़ वालों को पकड़ो भी तो आप पकड़ रहे हो, उनकी हैसियत 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख से ज्यादा की नहीं है। और वो ऑफेंडर हैं, रेगुलर वही काम कर रहे हैं, पिछली भी परीक्षाओं में किया, फिर कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन और एक्शन में कमी है। पकड़े गए एक घर से 10-10 बार 5-5 बार रेगुलर नीट में सेलेक्ट हुए लोग आ रहे हैं देश में, जो इस पे कार्रवाई करे। सीबीआई ने राज्य की पुलिसों से एक्सक्लूसिव आज तक कुछ निकाल के दे दिया हो तो वो भी इतिहास बता दीजिएगा। मामला जानता हूं मैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या राज्य। मैं अवनीश जी को जानता हूं, गंभीर पत्रकार रहे हैं, देश के तमाम सर्वश्रेष्ठ मीडिया चैनलों में काम कर चुके हैं, इसलिए मैं जानता हूं। मेरे साथ मनोज, छात्रों का मामला है विवेक जी, इसमें समझौता नहीं है। बाकी राजनीतिक मामलों में सब बातें चल जाती ऊपर नीचे, छात्रों के मामले में नहीं। प्रतियोगी छात्रों के मामले में सरकार गंभीर है। मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, सरकार का स्टैंड क्लियर है।